दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर सम्राट क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हिंदी के पेपर के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 में 50 नंबर कैसे लाएं। तो पहला आपको मिलेगा निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होगा, माने कि जितना भी प्रश्न होगा उसको 2-2 अंक के प्रश्न रहेगा। और किसी एक गद्यांश को आपको गद्यांश 2 को मिलेंगे। हम आपको दिखाएंगे गद्यांश आपको 2 को मिलेंगे, जैसे का गद्यांश और खा गद्यांश है। गद्यांश आपको 2 को है, तो 2 में आपको एक ही गद्यांश बनाना है। ये पहला जो खंड बा में है, तो आपको गद्यांश को एक बनाना है, पहला बनाओ या दूसरा बनाओ। तो जैसे कि हम एक बना के बताते हैं, जैसे कह रहा कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाते हैं। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत करता। हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है और धैर्य रूपी कुदाली से एक बड़े बड़े संकट रूपी पर्वत को तोड़ देता है। इसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है, वह परिस्थिति का दास नहीं, परिस्थिति उसकी दासी है। तो इस तरह का आपको मिलेगा। तो आप लोग पहले एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं रहता। एक बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है। जो आदर्श व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि आदर्श व्यक्ति कर्मशील होते हैं। आदर्श विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र को सच्चा परिचय देते हैं। धैर्य रूपी कुदाली से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को तोड़ देता है। इस तरह से उसके बारे में बताया गया, आदर्श व्यक्ति के बारे में। अच्छा व्यक्ति जो होता है, तो इसके पहला कर आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझ देते हैं। एक बार जैसे ही पढ़ेगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता देखता है। आदर्श व्यक्ति कर्मशील में ही जीवन की सफलता समझ देता है। पहला का आंसर पहले लाइन मार देंगे। पहला का आंसर देखें 2 नंबर के है, फिर उतना का दूसरा। आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता। तो यहाँ पे देखिएगा, पढ़े थे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। तो शेष समय किसका कार्य में लगाता है, तो उसका जो जीवन का प्रत्येक क्षण कर्म में लगाता है। अब विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय होता है। और शेष समय देखो यहाँ से, शेष समय जन सेवा में व्यतीत करते हैं। शेष समय का जन सेवा में। तो इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे 2-2 नंबर, यानी 10 में 10 यहाँ नंबर लेना है। तो एक बार पढ़िएगा और क्वेश्चन समझ के उत्तर आपको देना है। चलिए अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरह से संतोष किसका धन है और कौन परिस्थिति का दासी नहीं है। तो उसी तरह से आपको समझना। और जैसे कि हम पहला बना दिया तो दूसरा हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कि 2 में से कोई एक ही बनाना। दोनों बनाने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, वही नंबर मिलता है। और यहाँ पे अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का, अब ये 2 गद्यांश आपको मिलेगा। अब ये 2 गद्यांश में से आपको यानी कि अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। या हम जरूरी ना करें कि आपको का ही बनाना है, का ही जरूरी नहीं, आप इसका खा भी बना सकते हैं। तो खा में इसको करा कि फिलिप्स में एक लोक कथा प्रचलित है कि बहुत पहले सारी दुनिया में देवताओं का राज था। पृथ्वी लोक, समुद्र लोक और आकाश लोक के देवता। मतलब कि जैसे हम बनाएंगे, अगर ऊपर देंगे खंड वा और जैसे लिखेंगे तो पहला तो दूसरा को खा, दूसरा का हम क्या बना रहे हैं, खा बना रहे हैं। तो दूसरा का खा लिख के अब उत्तर देंगे, खा में क्या पहला बनाएंगे। तो कह रहा फिलिप्स के लोक कथा के अनुसार दुनिया में किसका राज था। तो फिलिप्स के एक लोक कथा प्रचलित है, उसके अनुसार यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ से लिखना बहुत पहले सारी दुनिया में देवताओं का राज था। किसका राज था, देवताओं का राज था। और पृथ्वी लोक में, समुद्र लोक और आकाश लोक में देवता अपने लोक के पूर्व स्वामी हुआ करते थे। तो कह रहा फिलिप्स के अनुसार दुनिया में किसका राज था। फिलिप्स के अनुसार दुनिया में सारी देवताओं का राज था। ये भी अपना मन से भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि जो किताब में लिखा सेम टू सेम। अपना क्वेश्चन के अनुसार से इसका आंसर, जैसे क्वेश्चन दिया ना कि फिलिप्स के लोक कथा के अनुसार दुनिया में किसका राज था। तो आपको लिखना कि फिलिप्स के लोक कथा के अनुसार दुनिया में
देवताओं का राज था। बस एक लाइन का आंसर जो 2 नंबर आपको एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगा, क्वेश्चन वो आंसर भी समझ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करा कि आकाश लोक के राजा कौन थे, तो यहाँ पे जब लोग आकाश लोक के देवता अपने लोक के स्वामी होते थे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आकाश लोक के देवता के राजा कौन थे, तो आकाश लोक के देवता अपने वही स्वामी होते थे। तो लिखना कि आकाश लोक के राजा कौन थे, तो लिखना आकाश लोक के राजा या आकाश लोक के स्वामी देवता अपने लोक में, या आकाश लोक के राजा देवता अपने लोक के पूर्व स्वामी हुआ करते थे। आकाश लोक के राजा सूर्य देवता थे। तो आपको डायरेक्ट लेना कि आकाश देव के राजा सूर्य देवता थे। बहुत ही एकदम अच्छा सटीक आपको आंसर मिलेगा कि आकाश लोक के राजा कौन थे। तो आपको यही क्वेश्चन को बना के आंसर लिख देना कि आकाश लोक के राजा सूर्य देवता थे। बस एक यहाँ से एक लाइन चुराना है, यहाँ से पूरा लाइन लिख देना। सूर्य देवता की पुत्री का नाम क्या था। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है कि सूर्य देवता की पुत्री का नाम क्या था। यह गद्यांश में भी बहुत लड़का गलती करता है, बहुत कम नंबर हिंदी में उठा पाता। तो गद्यांश इतना हल्के में नहीं लीजिए कि गद्यांश हम 20 में 20 नंबर ले ही आएंगे। कह रहा सूर्य देवता की पुत्री का क्या नाम। तो पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो जैसे लिखना सूर्य देवता की पुत्री लूना यानी चंद्रिका, तो पहले इसके कौन थी जिसके बारे में करा था। सूर्य देवता की पुत्री लूना यानी चंद्रिका थी। घुड़सवारी सब नहीं लिखना, आप लोग यही सब तो गलती करते हैं कि घुड़सवारी का बड़ा शौक थे। यहाँ पूछ रहा कि कौन थी, पुत्री कौन थी, तो आप लोग लिखते हैं कि सूर्य देवता की पुत्री लूना यानी चंद्रिका को घोड़सवारी का शौक था। उसको घोड़सवारी के बारे में पूछेगा तब ना आपको घोड़सवारी के बारे में बोलना है। लूना सैर करते करते कहाँ पहुँची, तो हमको कुछ लेना कि लूना सैर करते करते, यहाँ पे आगे मिलेगा स्वर्ग की सैर करने अपने पास से देखो बड़ा शौक था, और उसके पास एक सोने का रथ था जिसमें बैठकर वह स्वर्ग में सैर किया करती थी। लेकिन एक दिन अपनी धुन में आकाश लोक की सैर करते करते अपने पिता के साम्राज्य के आखिरी छोर तक पहुंच गई, जहां सूर्य देवता का साम्राज्य समाप्त होता है। तो कहाँ चल गई, और समुद्र लोक का साम्राज्य शुरू होता था। विशाल समुद्र में पहली बार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और इतना सोच गई। तो लिख देना लूना सैर कर करते सूर्य देवता का साम्राज्य समाप्त होता है, जहाँ पर चले गए, जहाँ पे सूर्य देवता का आखिरी छोर पर। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना कि लूना सैर करते करते कहाँ पहुँचे, तो लिखना लूना सैर करते करते अपने पिता के साम्राज्य के आखिरी छोर पर पहुँच गई। हम क्वेश्चनों का आंसर बनाओ, क्वेश्चन को आंसर बनाओ, इस तरह से आपको लिखेगा, खुश होकर नंबर आपको देगा। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा लिखना होगा, क्या कि हिंदी का पेपर। अगर सूर्य देवता के साम्राज्य समाप्त होने पर किसका साम्राज्य होता है, तो लिखना सूर्य देवता के साम्राज्य समाप्त होने पर समुद्र लोक का साम्राज्य शुरू होता है। समुद्र लोक का साम्राज्य शुरू होता है। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या कि एग्जाम में जो टॉप करता है, टॉपर रहता है, कोई भी एसी में रहने वाला अंबानी का बाल बच्चा नहीं, कोई गरीब किसान का बाल बच्चा, ठेला वाला का बाल बच्चा टॉप करता। हमारा वीडियो कोई अमीर नहीं देखेगा, आप ही लोग देखिएगा, तो आप लोग देखिए कि हम भी टॉप कर सकते हैं। अपने में देखिए एक टॉपर, आप लोग टॉप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना। जैसे परोपकार है, खा है पुस्तकालय, गा है व्यायाम, घा है शिक्षक दिवस, और अड़ा है मेरे प्रिय खेल। तो आप लोग सभी पर लिखिएगा, नहीं कोई एक पर। देखो यहाँ पे लिख दिया किसी एक विषय पे, किसी एक विषय से 250 से 3 पेज, सब मतलब कि 2 से 3 पेज के बीच, 2 से यानी 2.5 से 3 पेज लिखिएगा तब 10 में 10 नंबर मिलेगा। 2.5 से 3 पेज यानी 2 पेज से अधिक, 2.5 पेज के आसपास लिखिएगा तभी आपको मिलेगा, नहीं ना कि ऐसा ही 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहले क्या लिखना, हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसका आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा, आप लोग पहले ऐसा देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखो, ये जो हम आप लोग को बता रहे थे इसका आंसर है कि सूर्य देवता के साम्राज्य समाप्त होने पर सूर्य लोक का साम्राज्य समाप्त होता है, मतलब कि यहाँ समुद्र लोक का साम्राज्य समाप्त होता है। तो जैसे क्वेश्चन लूना सर्च करते करते अपने पिता के साम्राज्य को आखिरी छोर पर पहुँच गए, जी हम बता रहे थे उसी तरह से क्वेश्चन सूर्य देवता की पुत्री का नाम लूना याचिका, यहाँ पे थोड़ी लिखा है कि सैर करने का शौक था, लिखा है तो क्वेश्चन का आंसर बना के लिखा ना, इस तरह से लिखिएगा तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। आप लोग गलती करते हैं कि यहाँ से हेडलाइन मिला देंगे, नहीं क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक। आप लोग को आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे परोपकार के बारे में लिखना था, तो परोपकार शब्द पर और उपकार से मिलकर बना। ये मैंने कि पहले भूमिका लिखना, जिसका अर्थ होता है, मैंने उसके बारे में लिखना है कि जिसका अर्थ है दूसरे पर किया जाने वाला उपकार, ऐसा उपकार जिसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो, उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, और करुणा सेवा सब परोपकार के ही पर्यायवाची हैं।
जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है तो उसे परोपकारी कहा जाता है। तो ये भूमिका हो गया। भूमिका में और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और महत्व इसको हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी धनी है कि यहाँ बच्चे को परोपकार की बातें बचपन से ही सिखाई जाती है। तो यहाँ कई वंशों से चल रहे आ रहे परोपकारी की बात हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। और इनमें से अभी संबंधित कई कहानियाँ हमारी पौराणिक पुस्तकों में मिलती है। और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये हमारे शास्त्र के परोपकार के महत्व के बहुत बड़े इस परोपकार के बारे में, इसका महत्व के बारे में बताना। और देखिए आपको पास समय, हमारे पास कम है, आपको एक दिन समय बचा तो आप लोग को थोड़ा हाल आसानी से बचा के निकलेंगे। तो आपको यहाँ पे उपसंहार का दिया, तो उपसंहार कहते हैं कि मनुष्य जीवन कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना कि आप लोग को जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या लिखना, भूमिका, महत्व, उपसंहार। तो पहले भूमिका में कुछ लिखना, फिर उसके महत्व के बारे में, फिर उपसंहार के बारे में। जैसे पुस्तकालय में भूमिका, महत्व, उपयोगिता, हानि और निष्कर्ष भी लिखना। तो इसका पुस्तकालय के हम लोग लिखेंगे भूमिका, महत्व, उपयोगिता, हानि, निष्कर्ष सब लिखना होगा। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है कि पहले भूमिका ही ना कि लेटर लिख रहे हैं तो या जा रहा है तो जा रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा कि पहले हम लोग को भूमिका लिखना है, उसके बाद लिखना है महत्व लिखना, उसके बाद क्या लिखना, उपयोगिता लिखना, उसके बाद हानियाँ लिखना और फिर निष्कर्ष पे जाना है। तो आप लोग को पाँच विषय मिलेगा, आप लोग को एक विषय पे बनाना। जैसे व्यायाम हो गया, तो व्यायाम में पहले भूमिका, उसके हानि, लाभ, हानि या निष्कर्ष पे चल जाएंगे। तो यहाँ निष्कर्ष 4 वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था, तो यहाँ पे 4 तक चल गए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है भूमिका, खेलना, व्यायाम, खेलना कूदना, दौड़ना, उछलना आदि हमें बचपन से ही अच्छा लगता। और कहते हैं कि बच्चे जितना उछलते कूदना करेंगे उतना ही बढ़ेगा और स्वस्थ भी रहेगा। जीवन में हर काम तभी से अच्छा होता है जब हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो। ऐसा तभी हो सकता है जब हम नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम से लाभ स्त्री हो, पुरुष, वृद्ध हो या अधेड़, युवा हो या बालक, सभी को व्यायाम लाभकारी होता है। खुले वातावरण में तथा अच्छे प्रशिक्षण के देखरेख में किए जाने वाला व्यायाम व्यक्ति के शरीर के लिए अमृत के समान होता था। इसके हानि, इसमें भाग दौड़ भारी जिंदगी में हर किसी के पास समय की कमी होती है। ऐसे में फिट रहने के लिए घंटों जिम या मैदान में पसीना बहाना सभी के लिए संभव की बात नहीं, लेकिन फिट रहना जरूरी है। इसीलिए हमें समय को बेहतर इंपॉर्टेंस हासिल करने के लिए हमें कुछ व्यायाम करना चाहिए। इसकी हानियाँ, निष्कर्ष फिर निकल जाएगा। फिर शिक्षक दिवस की पहले भूमिका लिखना कि फिर शिक्षक दिवस हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो यह अपना मन से भी डाल के लिखना है ना कि जो लिखा हुआ जी सेम टू सेम ना, कि अपना जैसे आता है जैसे लिखना। फिर शिक्षक दिवस की बहुत सारी महत्व दिन है। इस तरह से आपको महत्व उसके बारे में लिखना है। शिक्षक दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जिसे हम अपने शिक्षकों के प्रयास और कार्य के सम्मान के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम लोग स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में कुछ 5 या 10 रुपये जमा करना होता था। ये सब भी लिख सकते हैं। फिर इसका उपयोगिता है, और ये उपयोगिता है जो इसके बारे में शिक्षक ईश्वर का दिया हुआ स्वरूप है, शिक्षक के बारे में सब दिया। उसके बाद उपसंहार, भारत के शिक्षक दिवस के सम्मान मनाए जाने का। इसके फिर पीरियड खेल के बारे में नहीं दिया कि आपको 2016 के क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। जैसे पीरियड खेल के बारे में भी इस तरह से लिख देना जैसे लिखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन कर रहा है अगला कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लेकिन जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध है। यानी कि प्रेमचंद का पुस्तक हमको मांगना है, कोई चीज़ पुस्तक मांगना है सर से। तो इसके लिए पत्र लिखें या जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद। तो आपको संवाद अच्छा लगे तो संवाद लिख लेना, कहा कि हमको संवाद में कम ही टाइम लगेगा और इसको में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों में से तुमको कौन अच्छा से आ रहा है, जो अच्छा से आएगा उसको लिखना, ये ना कि सबको लिखते लिखते आप टाइम पास कीजिएगा। जो आता है बस वही लिखना। दो में से कोई एक ही हो, अथवा लिखा हुआ है अगर मतलब एक ही हो, दो में से एक ही हो बनाइएगा तभी 5 नंबर मिलेगा, दोनों बनाएगा तभी 5 ही नंबर मिलेगा। तो काहेला समय बर्बाद कीजिएगा। तो आप लोग हम इसके बारे में बताते हैं कि टीचर दिवस या मन के पुस्तक प्रेमचंद के लिए मंगवाना है तो क्या लिखेंगे, या आपको लिखना है अथी क्या कहते हैं, आपका संवाद लिखना तो संवाद कैसे लिखें। तो सेवा में श्रीमान, यहाँ पे श्रीमान लिखना, अपना जेब में अच्छा लगे, बुक वाला भी सब ठीक नहीं होता। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख देना। और यहाँ पे लिखना अपना स्कूल के नाम, यहाँ स्कूल के नाम लिखना, स्कूल के नाम। उसके बाद विषय, आप लोग विषय किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। तो पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखे पुस्तक मंगवाने के लिए तो महोदय या महाशय यहाँ पे लिख देना, महोदय या महाशय लिख देना। सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, यह लिख सकते हैं, या हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, या मेरा नाम जो है, जो मैं अपना नाम लिखिएगा, फिर मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मुझे
विद्यालय के पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखित पुस्तक का अभाव है। पुस्तकालय में तो बहुत सी पुस्तकें आती हैं, जबकि प्रेमचंद लिखित पुस्तक नहीं आती है। पुस्तकालय के इन विषयों में पूछने पर उन्हें कोई असंतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। हम सभी छात्र प्रेमचंद लिखित पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है, यह नम्र निवेदन है, आपसे नम्र निवेदन है कि पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखित पुस्तक के उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना को पर्ची की ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र राकेश आकाश वर्मा। यहाँ पे जब आप लेटर लिखिएगा तो यहाँ पे दिनांक दीजिएगा, क्या ही आपका लेटर लिख रहे थे, यहाँ पर दिनांक दे देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका तो हम संवाद नहीं दिया था, हम संवाद आपको बता दें कि किस तरह से लिखना है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से संवाद लिखा था। संवाद में कह रहा है क्वेश्चन कि जनसंख्या विस्फोट के बीच दो छात्रों के बीच, जैसे रमेश को मुकेश ले लेंगे या कोई भी अपना दोस्त के दो नाम लेंगे, तो बोलेंगे भाई रमेश क्या हाल है, या तो वो तो बोलेगा कि हाँ ठीक है मुकेश। तो यहाँ पे आपको दूसरा जवाब कि भाई मुकेश देखिए हमारे देश में बेरोजगारी की बेरोजगारी कितना बढ़ रही है। जो देखिए बेरोजगारी से ही जनसंख्या विस्फोट, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा बात कीजिएगा। बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुकेश बोलेगा कि हाँ भाई कि हमारे देश में जनसंख्या का इतना बढ़ रहा है तो बेरोजगारी आएगा ना। जनसंख्या बहुत है लेकिन काम कम है तो इसलिए बेरोजगारी भी आएगा। और हमारे देश के लोग शिक्षित बहुत कम है, हमारे देश के लोग जो हैं शिक्षित बहुत कम है, इसीलिए हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा दर है। और सरकार भी इस पर कोई एक्शन प्लान नहीं ले रही कि जो हमारे देश में सरकार ऐसा नियम लाई है, जैसे सरकार भी नियम लाई है कि हम दो हमारे दो, इस तरह के सरकार की बात नियम आया है। लेकिन इस सरकार इसको पर न जनता अच्छा से मान रही है, न सरकार इसको अच्छा से दबाव दे के इसको सबको मनवा रहे हैं। तो ये वाला बात है। और उसके बाद फिर मुकेश रमेश में बात होते रहेगा। फिर कहेगा ठीक है रमेश मैं चलता हूँ, कहेगा ठीक मेरा भी स्कूल का टाइम हो गया मैं चलता हूँ, बस ख़त्म कीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। इस तरह से 5 गो रमेश का बात है, 5 गो मुकेश का बात लिख दीजिए, अपना दोस्त की बात लिख दीजिएगा। आगे जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बने। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बने। तो जाति प्रथा जो है मुझे भीमराव अम्बेडकर की लिखा पुस्तक श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। यानी कि हम लोग को ज़्यादा जानना है कि जो याद करना कि जाति प्रथा को कौन लिखे, तो याद करेंगे श्रम माने काम, सबसे ज़्यादा कौन करेगा जी, काम करेगा जो गरीब आदमी रहता है। जो तो गरीब आदमी कौन था जो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तब भीमराव अम्बेडकर जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और आज उनका नाम सभी जगह सभी स्कूल कॉलेज में उनका फ़ोटो लगा हुआ रहता है। संविधान निर्माता है। आपकी दृष्टि में विश्व के दाँत कहानी का नायक कौन है। तो विश्व के दाँत कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत तो बहादुर कहानी के लेखक हैं। विश्व के दाँत नलिन बिलोचन शर्मा हैं। तब नलिन बिलोचन शर्मा के कहना जो लिखे हैं उसमें बहादुर जो कहानियाँ विश्व के दाँत कहानी उसमें मदन उसको में मुख्य नायक है। मदन क्या कि मदन ने क्या किया, गरीब होते हुए भी गरीबी में उसका बाप जूझ रहा था कि उसका बाप का कहना था कि गरीब आदमी कभी भी अमीर आदमी को थप्पड़ भी नहीं लगा सकता। लेकिन इसके बेटा जो है मदन, वो गरीब होते हुए भी अमीर के बेटे कासू यानी खोखा का दांत तोड़ दिया। तो इसके बारे में लिखा था। लेखक मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो मैक्स मूलर जो थे जिन्हें विवेकानंद ने देवांतियों का देवांती कहा था, इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं, उसके बाद आपको आंसर भी बताएंगे किस तरह से लिखना और कहा था। और ये जो है मैक्स मूलर ना जो जर्मनी के थे और आए थे भारत में, और भारत में आकर बहुत दिन तक रहे। अफ्रीका है कि लेखक का कहना था कि सच्चे भारत के दर्शन वो गाँवों में, भारत की गाँवों में हो सकती है। सच्चे भारत के दर्शन हमको गाँव में देखने को मिलता है, ये शहर में नहीं, ये शहर में नहीं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा को गांधी जी बहुत अच्छे कहा कि इनको लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिना आप लोग कुछ नहीं है। यहाँ शिक्षा के बारे में शानदार लंबदा किसका गिर जाएगा और क्यों, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक वीरेंद्र अग्रवाल ये लिखते हैं। कवि जी नंदा दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करते हैं, इसका क्या कारण है। तो वे सोचते हैं कि हम अगले जन्म में कौवा बने, हंस बने, अबावल बने, लेकिन मनुष्य नहीं बने। तो इस तरह से जीवनानंद दास बांग्लादेश में लौट कर जाना चाहते हैं कि हंस रहेंगे तो मुड़ के चल जाएंगे और मनुष्य को जाने आने में रोक टोक होता है, नियम कानून होता है। इस तरह से
बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अक्षर ज्ञान कहानी में बेटे के आंसू कब आते हैं? काम में उसका चौखट नहीं अटकता, माँ की बैठक गोद में, तो इस तरह से उनको लिखा गया। तो इसका आंसर हम आप लोग को नीचे बताएंगे। भारत माता कहानी शीर्षक कहानी में कवि भारतवासियों को कैसे, भारत माता के लेखक जो हैं सुमित्रा नंदन पंत, और भारतवासियों को कैसा चित्रित करते हैं? तो भारतवासियों को कहते हैं कि जो मिट्टी है, जो धरती माँ का मैला सा आंचल, और उस आंचल में भारतवासी विचित्र हैं, यानी बैठे हुए हैं। लक्ष्मी कौन थे? उसके पति कौन नाम था? तो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की थी। और लक्ष्मी जो देवी नदी के किनारे उसका घर था, और उसका लक्ष्मण पति था, और जो कलकत्ता में नौकरी करता था, वो कुछ इतना कमाता था जिससे घर पोषण नहीं हो पाता था, इसलिए लक्ष्मी किसी के यहाँ काम करने जाती थी। आगे मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो बेटे की मार को लेकर विवाद था, कहा कि मगम्मा उनकी बहू नंजम्मा अपने बेटे को बहुत मारी थी, इसे देख के मगम्मा ने लड़ गई। और कह लेखा का हजारी प्रसाद देते, यह जो है ना, आपको यहाँ पे तो हम बता दें क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको सभी नहीं बनाना। यहाँ पे आप लोग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि नहीं, 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 नंबर के, तो 2 लाइन लिखना होता है। 2 से 3 लाइन काफ़ी है। इसको लाइन 20 से 30 शब्द है, एक शब्द में 20 से 30, यानी 2 से 3 लाइन हम जो बोल रहे हैं, 2 से 3 लाइन। तो 2 से 3 लाइन लिखना है। पहले तो जाति वर्धा में बेरोजगारी का प्रमुख कार्य है। आपने दृष्टि से 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तो लिखना कि 20 के दांत कहानी के नायक के रूप में मदन को कहते हैं। कि मदन है जो गरीबी अमीरी का फासला न दे करके, गरीब होते हुए भी मदन का जो कासू का दांत तोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि गरीबी अमीरी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि दोनों सब समान है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको भरना है। तो आप लोगों को 5 को बनाना है। आपको 10 को 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन जब बनाना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर के लिए। ये सब अक्सर लड़का ही छोड़ता है, यही वाला आप लोग को बेस्ट टॉपर जो कहता है ना कि टॉपर बनना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़िएगा। ये जब छोड़ दीजिएगा तो समझो कि आपका सपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कि 5 नंबर है, आप लोग को 5 नंबर की वैल्यू आपको नहीं पता भी। जब एग्ज़ाम में 2-3 नंबर से कम आता है, सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, जब फेल हो जाता है, उसको से पूछिएगा 5 नंबर क्या होता है। बहुत बड़ा 5 नंबर होता है। आप लोग को इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, या सबसे अंतिम क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। या रस खान कबो इन आख्यन 100 वर्ष ब्रज के बनबाग तड़ाप न हो। तो रस खान के बारे में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते जिसका लेखक है, और न रस खान है जो कृष्ण को अपना चित्त चोर कर रहे हैं कृष्ण को। तो यही वाला दोनों का अब आंसर आप लोग को बताते हैं कि हिंदी में जो क्वेश्चन आपको समझाया था, अब उसका आंसर आप लोग को किताब में किस तरह से दिया है, आप लोग को किस तरह से लिखना, तो आप लोग यहाँ से समझते चलिएगा। और बाकी आप लोग देखिए, पूरा का आंसर नहीं दिया है, लेकिन बाकी सब हम समझा दिए। एक वो दिया तो एक का हम आंसर यहाँ से दिखा देते हैं, बाकी सब तो हम समझा दिया। कहता है कि जो कवि को आकाश में उड़ते उपछंद पक्षी प्रिय हैं, वह जो जीवनानंद दास के बारे में करा, वह चिड़ियों के जो कहते हैं ना कि अगले जन्म में मनुष्य क्यों न बनना चाहते हैं, उसी का है। वह चिड़ियों के स्वच्छंद गगन विहार को बहुत ही मुक्त भाव से देखते हैं। कहते हैं कि देखो चिड़ियाँ एकदम जहाँ तहाँ मंडम आज़ाद है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, कोई बोलने रोकने टोको। और उसके भीतर पंछी बनने की कामना जन्म लेने लगती है, और वह सोचते हैं कि मरने के पश्चात वह अपने देश के प्राकृतिक परिवेश में गगन विहार पंछी बनकर ही जन्म ले, ताकि वह जब चाहे तब और जहाँ चाहे वहाँ उड़ कर अपने देश के संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान कर सके, और अपने कंठ में उस प्राकृतिक छटा की मुग्ध को स्वर में उतार सके। तो ये अगला है लक्ष्मी वाला। जब बताया था थोड़ा, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, जो अपने 4 संतानों के साथ देवी नदी के बांध के नीचे अपने घर में रहती थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। तो चलो आगे, अब जो छठा लेसन जब कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको नाखून क्यों बढ़ते जे वाला क्वेश्चन था पहले। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा गया कि हम अपने पुरातन से जो हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है, हमारी चपेट में रहे। और यह अच्छी बात नहीं है कि पुराने मोह और अपनी आशा शक्ति पर हर समय वांछनीय हो। बंदरियां अपने मृत बच्चे को अत्यधिक मोह के चलते अपने से चिपकाए रखती है। वहाँ कहाँ जाता है कि जब उस मृत बच्चे से दुर्गंध उठने लगते हैं, तब वह उसे अपने से अलग करती है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती।
मनुष्य यदि अपने पुरातन के चपेट में रहेगा तो उसकी प्रगति और विकास के मार्ग सर्वदा के लिए अवरुद्ध हो जाएंगे। तो इसी के बारे में अब आपको जे है जे नहीं लिखना, अपना मन से दिमाग लगा कर लिखना। और आप लोगों को सबसे अंतिम क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं कि रस खान का भी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की छोटी लाठी या लटकुटी और कम्बली कमरिया पर 3 लोगों का राज निछावर